देखिए, राजनीति को लोग अक्सर सिर्फ नारों का शोर या फिर सत्ता का खेल ही समझते हैं, लेकिन असल में ये शासन का विज्ञान है, एक बेहतर भविष्य की इंजीनियरिंग है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि हम आंकड़ों के जरिए जमीनी हकीकत को समझें और फिर उस समझ को एक ऐसी ठोस रणनीति में बदलें जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई सकारात्मक बदलाव ला सके। तो चलिए, इसी नजरिए से राजस्थान की जायल विधानसभा सीट का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। तो आज का हमारा कैनवास है जायल। ये नागौर जिले की एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अब ये सिर्फ नक्शे पर बना कोई चुनावी इलाका नहीं है। नहीं, ये किसानों की धरती है जिनका पसीना मिट्टी से सोना उगाता है। ये उन युवाओं का घर है जिनकी आंखों में सपने हैं, और ये उन परिवारों की जमीन है जिनकी उम्मीदें हर चुनाव के साथ बनती हैं और टूट भी जाती हैं। यहाँ की जिंदगी का हर एक तार, आप समझिए, जमीन से, मौसम के मिजाज से और पानी की किल्लत से जुड़ा हुआ है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है और पानी की कमी एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। लोगों की उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं बहुत सीधी सादी हैं। बेहतर सिंचाई मिल जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, नौजवानों के लिए रोजगार हो। लेकिन इन उम्मीदों और शासन की हकीकत के बीच हमेशा से एक गहरी खाई रही है, और इसी खाई को समझना किसी भी राजनीतिक रणनीति का सबसे पहला कदम होता है। आज जो हम पड़ताल करने वाले हैं वो इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम जायल की ज़मीनी हकीकत से बात शुरू करेंगे, फिर 2023 के जनादेश से जो संकेत मिले हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पिछले 30 साल का राजनीतिक इतिहास देखेंगे ताकि पैटर्न समझ में आए, और आखिर में हम जीत के एक ठोस रास्ते पर, एक चतुर्मुखी सिद्धांत पर बात करेंगे और समझेंगे कि शासन का असल वादा क्या होता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हाल के चुनाव के आंकड़ों पर। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वोटर का मौन संवाद है। उनकी प्राथमिकताएं, उनकी नाराजगी, सब कुछ इन्हीं में छिपा है। एक कामयाब रणनीति इन्हीं संकेतों को सही ढंग से पढ़ने पर ही बनती है। 1565, जानते हैं ये क्या है? ये 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। बस इतने से वोट, मतलब हर बूथ पर सिर्फ कुछ वोटों ने ही पूरा नतीजा तय कर दिया। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि जायल की राजनीति कितनी ज्यादा कांटे की टक्कर वाली है और यहाँ का समाज कितना बटा हुआ है। यहाँ हर एक वोट की कीमत सच में सोने जैसी है। वोटों का ये बंटवारा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहता है। अब देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1% से भी कम का अंतर है, लेकिन यहाँ असली खिलाड़ी बनकर उभरी RLTP, जिसे 18% से ज्यादा वोट मिले। ये वोट किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, नहीं, ये मौजूदा व्यवस्था के प्रति एक गहरी नाराजगी का संकेत है। जब मुख्य पार्टियों से लोगों का मोह भंग होता है तो तीसरा विकल्प अपने आप मजबूत हो जाता है। यहाँ 68% से भी ज्यादा मतदान हुआ। अब कई लोग इसे एक सामान्य आंकड़ा मानकर शायद नजरअंदाज कर दे, लेकिन ये उदासीनता का नहीं बल्कि गहरी जागरूकता का सबूत है। जायल के वोटर चुप नहीं बैठे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर बहुत मुखर हैं और वो जानते हैं कि वोट की ताकत से जवाब कैसे दिया जाता है। एक जागरूक मतदाता किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। तो ये रहा 2023 का डैशबोर्ड। एक नज़र में पूरी कहानी, कुल कितने मतदाता थे, वोटिंग कितनी हुई और तीनों मुख्य पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए, डेटा गैप। हमारे पास अनुसूचित जाति की आबादी का बिल्कुल सटीक आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। एक ईमानदार विश्लेषण हमेशा ये बात स्वीकार करता है कि हमें क्या मालूम है और क्या नहीं, और इसी कमी को दूर करना हमारी रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा। जब जीत हार का अंतर इतना मामूली हो तो हर एक आवाज का सम्मान करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारा संविधान हर वोटर को बराबर की गरिमा देता है। हमारी सार्वजनिक बहसों में और खासकर राजनीतिक संवाद में इस गरिमा को बनाए रखना और बोलने की जिम्मेदारी को समझना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। शब्दों में घाव देने की नहीं बल्कि मरहम लगाने की ताकत होनी चाहिए। तो 2023 के नतीजों का क्या हुआ ये तो हमने देख लिया। अब वक्त है क्यों को समझने का। आज जो हो रहा है उसकी जड़ें हमेशा अतीत में होती हैं। इसलिए अब हम जायल के पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास की एक तरह से फोरेंसिक जांच करेंगे, ताकि उन गहरे पैटर्न को उजागर कर सकें जो हमें भविष्य का रास्ता दिखाएंगे। ये आंकड़े एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरी कहानी कहते हैं। जरा 1998 में देखिए, कांग्रेस का एक छत्र राज था, लगभग 57% वोट। लेकिन 2003 और खासकर 2013 में बीजेपी ने एक जबरदस्त लहर पर सवार होकर वापसी की।
फिर 2018 में एक नाटकीय गिरावट आई। बीजेपी का वोट शेयर 20% से भी नीचे चला गया। ये गिरावट क्यों आई? आरएलपी के उदय के कारण, जिसने बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी। ये टाइमलाइन इन बदलावों को और भी साफ कर देती है। एक तरफ कांग्रेस की सत्ता का शिखर, फिर बीजेपी की प्रचंड लहर, और उसके बाद आरएलपी की वजह से बीजेपी के वोट बैंक का बिखराव। और आज हम एक बटे हुए जनादेश पर खड़े हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? वो ये है कि जायल में कांग्रेस का वोट बैंक तो काफी स्थिर है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बहुत अस्थिर है। वो लहर के साथ तो चढ़ता है, पर बगावत के साथ बिखर भी जाता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से 3 अहम सबक निकल कर आते हैं, जो हमारी आगे की रणनीति की नींव बनेंगे। पहला, वोटरों की भागीदारी लगातार बढ़ी है, यानी लोग राजनीति से दूर नहीं बल्कि और करीब आए हैं। दूसरा, कांग्रेस के पास एक मजबूत लगभग 40% का स्थिर वोट बैंक तो है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, ये ठहरा हुआ है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, बीजेपी का समर्थन जब एकजुट होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन ये बहुत नाजुक और अस्थिर भी है। वोटों का जरा सा भी बंटवारा इसे आसानी से तोड़ सकता है। चलिए अब विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। इन सभी आंकड़ों और पैटर्न को अच्छी तरह समझकर हमने जीत का एक 4 आयामी रास्ता तैयार किया है। एक ऐसी रणनीति जो इस मामूली हार को भविष्य की एक निर्णायक जीत में बदल सकती है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। हमारा पहला स्तंभ है जनसांख्यिकी और पहचान। देखिए, जायल एक आरक्षित सीट है, लेकिन कोई भी चुनाव सिर्फ एक जाति के वोटों से नहीं जीता जा सकता। जीत के लिए एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना ही होगा। एक ऐसा इंद्रधनुष जिसमें अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, किसान और सबसे जरूरी युवा सब शामिल हों। संदेश सिर्फ आरक्षण का नहीं बल्कि साझा प्रगति और सबके सम्मान का होना चाहिए। दूसरा स्तंभ लोगों की असल समस्याओं और उनकी शिकायतों से जुड़ा है। यहाँ जायद की 3 सबसे बड़ी शिकायतें साफ दिख रही हैं। पानी की कमी और बेरोजगारी, दोनों की तीव्रता बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का दर्द है। एक कामयाब नेता वही होता है जो इस दर्द को महसूस करे और उसे दूर करने का बीड़ा उठाए। तो दूसरा स्तंभ यही है, स्थानीय मुद्दे। हमारा काम है कि हम लोगों के इन दर्द भरे मुद्दों को एक ठोस एक्शन प्लान में, एक चार्टर फॉर एक्शन में बदलें। जीतने वाला अभियान सिर्फ खोखले वादे नहीं करता, वो लोगों की समस्याओं के लिए व्यवहारिक और समय पर पूरे होने वाले समाधान पेश करता है। पानी के लिए क्या योजना है? रोजगार के लिए क्या रोड मैप है? जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है। तीसरा स्तंभ है गठबंधन और विपक्ष की रणनीति। चुनावी गणित बहुत सीधा है। 2023 में जो सत्ता विरोधी वोट था वो बीजेपी, कांग्रेस और आरएलटीपी में बंट गया। जीत के लिए इस बिखरे हुए वोट को एकजुट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सही सहयोगियों के साथ रणनीतिक साझेदारी करनी होगी और साथ ही मौजूदा विधायक के काम को जनता की कसौटी पर कसना होगा। उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेह बनाना ही होगा। और हमारा चौथा और अंतिम स्तंभ है अभियान और संचार। रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो जमीन पर नहीं उतरी तो वो सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। इसके लिए एक 2 तरफा हमला जरूरी है। एक तरफ बूथ स्तर पर एक अनुशासित जमीनी खेल, यानी घर घर जाकर संपर्क, और दूसरी तरफ आज के जमाने का हथियार, तेज तर्रार और बिल्कुल टारगेटेड डिजिटल पहुंच। हर वोटर तक सही संदेश सही समय पर पहुंचाना, यही लक्ष्य है। इस पूरी चतुर्मुखी रणनीति को लागू करने के लिए ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान। आप इसे जीत की सीढ़ी समझ सकते हैं। पहले 30 दिन नींव बनाने और लोगों को ध्यान से सुनने में लगाए जाएंगे। दूसरे 30 दिन जमीनी संपर्क साधने और संगठन को मजबूत करने में, और आखिरी 30 दिन लोगों को लामबंद करने, माहौल बनाने और वोटिंग के दिन उन्हें घर से निकालकर बूथ तक लाने में। अनुशासन और समय पर काम करना इस पूरी योजना की आत्मा है। जब हम डिजिटल अभियान की बात करते हैं तो एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी साथ आती है। भारत के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के निजी डेटा का इस्तेमाल केवल उनकी साफ सहमति से और एक तय उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये डिजिटल युग में हर नागरिक की गरिमा का आधार है। प्रभावी संचार और निजता के सम्मान के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अब अंत में हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, राजनीति का मकसद क्या है?
क्या सिर्फ चुनाव जीतना? नहीं, चुनाव जीतना तो एक जरिया है, मंजिल नहीं। असली मकसद है शासन, एक ऐसा शासन जो लोगों से किए गए वादों को पूरा करे। किसी भी राजनीतिक अभियान में जो समय, मेहनत और संसाधन लगते हैं, उनका असली रिटर्न क्या है? वो है युवाओं के हाथ में नौकरियां। वो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सच में काम करे, सड़कें, स्कूल, अस्पताल। वो है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो बिना किसी लीकेज के सही हकदार तक पहुंचे। और वो है एक ऐसी व्यवस्था जहां लोगों की शिकायतों का समय पर निपटारा हो। यही वो चीजें हैं जो जनता का भरोसा जीतती हैं, और यही भरोसा लोकतंत्र की असली दौलत है। तो किसी भी नेता के लिए मौलिक सवाल यही है, क्या वे सिर्फ समाज के बंटवारे को मैनेज करना चाहते हैं या उन घावों को भरना चाहते हैं? एक रास्ता सिर्फ अगली जीत तक ले जाता है, दूसरा रास्ता एक विरासत बनाता है, और चुनाव इसी एक सवाल का जवाब मांगता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।